लेकिन देखिए, सरकार की अभी कोई योजना हो या पहले से जितनी योजना चल रही, चाहे भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार, योजनाएं तो अनेक तरह की होती है। अभी भी भारत सरकार, राज्य की सरकार हर तरह की योजना चलाती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ आपको कितना मिल पाता है, समाज की अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है वहां तक कितना पहुंच पाता है, यह बड़ा विषय है। सरकार कोई निर्णय ले ले, उसका लाभ आपको कितना मिल रहा है, यह देखने की जरूरत है। अगर उसका लाभ आपको ठीक से नहीं मिल रहा हो तो सरकार के निर्णय का कोई बहुत अर्थ आपके लिए नहीं रह जाता है। अभी भी यह अलग बात है कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई, उसमें कई तरह की विसंगतियां हैं, उस पर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो कुछ भी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के हिसाब से जो आर्थिक सर्वे जारी हुआ है उसमें भी सबसे पीछे आज समाज का कौन वर्ग है? सबसे पीछे समाज का दलित, महादलित वर्ग के लोग, यही लोग, आप ही लोग सबसे पीछे हैं। चाहे संपत्ति के मामला में हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के मामला में हो, नौकरी के मामला में हो, हर मामला में सबसे पीछे आज भी समाज में जो अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं उसमें सबसे पीछे दलित, महादलित समाज के लोग ही। पिछले दिनों से तो अनेक तरह की योजनाएं चल रही, लेकिन उसके बावजूद अभी भी सबसे पीछे आप ही लोग हैं। भाइयों और मित्रों, इसका कारण एक तो ठीक है कि सरकार का जो निर्णय है उसको कार्यान्वित करने वाले जो लोग हैं, अधिकारी हैं या दूसरे लोग हैं, उनकी ओर से उनकी नीयत कितनी साफ है, उनकी ओर से प्रयास कितना तरीका से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह एक विषय है। लेकिन उससे ज्यादा विषय जो सीधे आपसे जुड़ा हुआ है वह यह है कि आप अपने अधिकारों के प्रति कितना सजग रहते हैं, कितना तत्पर रहते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं महसूस करता हूं और इसीलिए हमने कहा कि जिस कारण से सम्मेलन को आयोजित करने का फैसला हुआ, यह बड़ा कारण है कि आपके अंदर सक्रियता आए। जब तक आपके अंदर सजगता और सक्रियता अपने अधिकारों के प्रति नहीं होगी, तब तक सरकार कोई भी निर्णय ले ले उसका लाभ आपको ठीक से नहीं मिल पाएगा। तो यह आवश्यक है कि आपके अंदर सजगता आवे, सक्रियता। हमने तो देखा है और उस अनुभव के आधार पे कुछ चीज हम आपको शेयर करना चाहते हैं। 2014 से लेकर 2019 तक भारत सरकार में आप ही के आशीर्वाद से मंत्री बनने का मुझको मौका मिला। आप ही लोगों ने मंत्री बनाया था। उस वक्त जब हम आते थे, मंत्री बनने के बाद, मंत्री बनने के पहले, नामांकन के 2 दिन पहले तक मुझको ही नहीं पता था कि मैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होऊंगा, क्योंकि जो राजनीतिक परिस्थिति थी पहले, उस परिस्थिति में चीजें स्पष्ट नहीं थी। लेकिन हम आए और आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, भारत सरकार में हम मंत्री बने। अब मंत्री बनने के बाद जो भीड़ लगने लगती है, बिल्कुल व्यवहारिक बात बता रहे हैं। और इस तरह की बात इसलिए बता रहे हैं कि जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, आप लोग हैं, जरा इन चीजों से अनुभव के आधार पे आगे आप अपनी सजगता बनाइए, पुराने अनुभव से लाभ लीजिए, इसलिए हम इसको शेयर करना चाहते हैं। उस वक्त जब हम आते थे तो कई चेहरा जिसको हम देख रहे हैं कि चुनाव में दलित परिवार का कोई व्यक्ति, अति पिछड़ा परिवार का कोई नौजवान, चुनाव में तो बहुत मेहनत के साथ उसने साथ दिया, वोट गिराने से लेकर हर जगह जहां उसकी आवश्यकता थी। लेकिन कहीं भीड़ भाड़ में मंच हो या इस तरह से कहीं भी हम लोग आ गए, वह व्यक्ति जो आपके समाज का होता था, अति पिछड़ा समाज का होता था, वह भीड़ में सबसे पीछे खड़ा होता था। और कई चेहरा इस तरह का नजर आता था जिसका वोट में कोई अता पता नहीं था, वह माला लेके मंच पर सबसे पहले उपस्थित रहता था। उस वक्त हमने महसूस किया कि भाई जिसने वोट दिया सबसे ज्यादा, अच्छा चाहे
उपेंद्र कुशवाहा को एमपी बनाने का मामला हो, या सरकार भी बिहार में अब तक जो भी सरकार बनी है, लालू जी की सरकार, नीतीश जी की सरकार, सबसे ज्यादा वोट देने का काम कौन करता है? सबसे ज्यादा वोट देने का काम आप ही लोग करते हैं। आपके परिवार में अगर 8 लोग हैं तो 8 में 8 आप लोग वोट गिराते हैं, एक आध कभी कभी बच जाता है। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा के परिवार में कोई महिला है तो उनको तो अब मई के महीना में चुनाव होगा, तो उपेंद्र कुशवाहा के परिवार की महिला को तो धूप भी लगेगी, कहेगी कि इस धूप में हम नहीं जाएंगे लाइन लगाकर वोट गिराने के लिए। तो उपेंद्र कुशवाहा के परिवार में 8 लोग हैं तो वोट गिरेगा 4, आपके परिवार में 8 लोग हैं तो वोट गिरेगा 8 में 8। तो वोट गिराने में सबसे आगे, लेकिन अधिकार लेने में आप पीछे खड़े होते हैं। हम अपने अनुभव के आधार पे बता रहे हैं और इसका नतीजा भी होता है, नुकसान आपका होता है। देखिए, बहुत सारी बातों की चर्चा करने का वक्त नहीं है, लेकिन एक उदाहरण हम देंगे। जब हम मंत्री बने थे तो शिक्षा विभाग की जवाबदेही मेरे ऊपर थी और उस जवाबदेही के कारण मेरे हाथ में पावर था कि केंद्रीय विद्यालय में देश भर में हम जिस बच्चा का देश के जिस स्कूल में चाहते वहां नाम लिखवा सकते थे, केंद्रीय विद्यालय। उस वक्त हमने प्रयास किया और हजारों बच्चा जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र का हजारों बच्चा आज भी केंद्रीय विद्यालय में मेरी अनुशंसा पर पढ़ रहा होगा। हजारों बच्चा है, आपके इलाका में भी देखिएगा तो बहुत सारा मिल जाएगा। तो हमने प्रयास किया, उस वक्त जो पावर हमको मिला उस पावर का इस्तेमाल आपके लिए किया। लेकिन उस इस्तेमाल में जो लोग भी हमारे यहाँ आए नाम लिखवाने के लिए आवेदन लेकर या किसी माध्यम से उनका आवेदन हम तक पहुंच पाया, उसमें हमने उस वक्त यह नहीं देखा कि जो व्यक्ति आवेदन लेकर हमारे यहाँ आ रहा है या किसी के द्वारा आवेदन भिजवा रहा है वह कौन जात का है, किस धर्म का है, हमको वोट दिया कि नहीं दिया यह भी हमने नहीं देखा। सिर्फ काराकाट का पता देखा और काराकाट का पता देख करके उसका नाम हमने लिखवाने का काम। तो हमसे जितना संभव था हमने किया, लेकिन हम कोई स्टडी नहीं है, कोई उसका अध्ययन नहीं अलग से कराया गया। लेकिन यह बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जितने लोगों का नाम काराकाट लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय विद्यालय में लिखाया होगा उसमें आपके बच्चों की संख्या निश्चित रूप से कम होगी। दलित परिवार के बच्चों की संख्या कम होगी, अति पिछड़ा परिवार के बच्चों की संख्या भी कम होगी। हम खुद इस बात को कबूल करते हैं, निश्चित रूप से कम होगी। इसलिए कम होगी कि जो लोग ज्यादा तत्पर रहे, जो लोग ज्यादा आवेदन लेकर आए, स्वाभाविक रूप से नाम तो उन्हीं का ज्यादा लिखाया होगा। तो इस काम में आपको भी आना चाहिए था, लेकिन आप पीछे रह जाते हैं। आगे आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति न हो, जितना आपका हिस्सा वोट देने में होता है उतना अधिकार लेने में भी आप हिस्सा ले लीजिए आगे बढ़ चढ़ करके। इसके लिए आपकी सजगता की जरूरत है। देखिए, इस बार भी 2014 में जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री पिछड़ा समाज का बेटा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे और हमारी पार्टी उस सरकार में हिस्सेदार हुई थी। इस बार भी चाहे विपक्ष के लोग जितना छटपटा ले, पूरे देश भर से जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पे एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी जो पिछड़ा समाज का बेटा है, भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी ही बैठेंगे। यह बात तय है। और नरेंद्र मोदी जी जब बैठेंगे, हमारी पार्टी आपको मालूम है एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गई है। तो एनडीए गठबंधन में हमारी पार्टी शामिल हो गई है। अब जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ही बननी है, तो बनने वाली सरकार में आप अपना हिस्सा कैसे ले लीजिए, इस पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपसे हम आग्रह करना चाहते हैं, यह बात तय है कि सरकार बनेगी उनकी और उस सरकार में
एनडीए में हमारी पार्टी भी हिस्सेदार हो गई है। अगर हमारी पार्टी को आप सब लोगों ने ताकत दी तो इस बार भी हमारी पार्टी 2014 की तरह भारत सरकार में भी हिस्सेदार बनेगी, भारत सरकार में हिस्सेदार बनेगी। तो इतना अच्छा अवसर फिर से एक बार आने वाला है, उस वक्त कोई चूक न हो जाए। उस वक्त 2014 से लेकर 19 की तरह आपके बीच के लोग पीछे न रह जाए, यह हम आपसे कहने आए हैं। देखिए, कई लोग को जब हम उस समय पीछे से बुलाकर बाद में पूछते थे कि भैया तुम क्यों पीछे खड़ा थे जी, तो वह कहता था कि वहां तो आपके अगल बगल में इतने लोग बैठे होते थे साफ साफ कुर्ता धोती पहनकर कि हमारा कपड़ा तो थोड़ा गंदा था, हम कैसे आपके यहाँ जाते। सब चाहता था जाने में। हम उस वक्त भी कहते थे और आपसे भी कहते हैं, सकुचाने की जरूरत उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ तक पहुँचने में बिल्कुल जरूरत नहीं है। मत सकुचाइए, आप गंदा कपड़ा पहनकर भी आएगा और पहले से अगर 10 कुर्सी लगी हुई है, 10 कुर्सी पर 10 कुर्सी पर सफेद कुर्ता धोती वाले बैठे होंगे, उसमें से कुछ लोगों को उठा करके और आपको वहां बैठाने का काम हम करेंगे। ऐसा नहीं कि 10 में 10 को उठा देंगे, उनका भी हिस्सा है, उनका हिस्सा है, उतना हिस्सा वो भी रहे और आपका जो हिस्सा है वह आप भी आकर के बैठिए लीजिए। लेकिन यह आपकी सक्रियता और सजगता पर निर्भर करेगा। आप पीछे के पीछे खड़े रह जाइएगा तो कुर्सी तो खाली नहीं रहेगी, कोई ना कोई तो आकर बैठेगा। केंद्रीय विद्यालय में नाम लिखवाने के लिए जो आवेदन देगा कोई ना कोई देगा, आप नहीं दीजिएगा तो क्या होगा। तो हम आपसे ही आग्रह करने आए, सजग रहिए, तत्पर रहिए, अपने अधिकारों को लेने के लिए मुस्तैद रहिए, तब जाकर चाहे भारत की सरकार को योजना बनाए, राज्य की सरकार को योजना बनाए, उसका लाभ मुकम्मल आपको मिल पाएगा, वरना मुकम्मल लाभ उसका नहीं मिल पाएगा। यार भाइयों और मित्रों, अब इसके लिए सजगता और तत्परता का कितना बड़ा लाभ होता है। कई लोग तो आएंगे आपको कंफ्यूज करने का काम करेंगे, कंफ्यूज करने का काम करेंगे। आएंगे जो विपक्ष वाले लोग हैं, उनके पास जब वक्त था तो कुछ किया नहीं इन लोगों ने। 15 साल तो बड़े भाई रहे और 20 साल लगभग छोटे भाई का, 35 साल। 35 साल में नहीं कुछ हुआ। और उसके पहले कांग्रेस के लोग तो जब इतने दिनों में कुछ नहीं हुआ तो कंफ्यूज करने का प्रयास करें, और उस प्रयास में कुछ हमारे लोग भी आ जाते हैं, हमारे लोग भी आ जाते हैं, आपके लोग भी कुछ आ जाएंगे और वो भी आकर के कहेंगे, आपको डराएंगे, आपको दिग्भ्रमित करेंगे, बोलेंगे क्या कि अरे फिर से अगर फलाना आ जाएगा तो संविधान बदल जाएगा हिंदुस्तान का। अरे भैया, जो लोग भी ऐसा कहते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान बदल जाएगा, उनको शायद डॉक्टर अंबेडकर की ताकत का एहसास नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के पिलर को इतना मजबूत रूप में खड़ा किया है कि दुनिया की कोई ताकत उस संविधान को बदलने का काम नहीं कर पाए। नहीं संविधान बदल पाए, कोई नहीं बदल पाएगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। लोग जो गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, उसकी जरूरत, डरने की जरूरत नहीं है। तो आप सब से आग्रह है, अभी तो देखा नहीं आप सब लोगों ने, प्रबुद्ध लोग भी बैठे होंगे। कई बार अगर सरकार गलती भी करती है और आप सजग रहते हैं तो सरकार को अपना निर्णय वापस भी लेना पड़ता है। उदाहरण आपके सामने है, दलित महादलित भाई बैठे हुए हैं। एक बार हुआ था ना, कुछ साल पहले कोर्ट ने कह दिया कि जो दलितों पर अत्याचार होता है, उस अत्याचार के खिलाफ कोई व्यक्ति को थाना में केस करता है तो केस में कितनी सच्चाई है इसकी जांच के बाद गिरफ्तारी होगी। यह निर्णय आ गया था कोर्ट का, यह गलत निर्णय था। पूरे देश भर के दलित भाई जब उद्वेलित हो गए, पूरे देश भर के दलित भाई एक दिन पूरे देश भर में सड़क पर आ गए। शाम होते होते भारत सरकार को कहना पड़ा कि कोर्ट के इस निर्णय में संशोधन के लिए हम कानून में बदलाव लाने का काम करेंगे। और बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? बदलाव कोर्ट ने कहा। और
आप सब लोग, देश भर के लोग जब सड़क पर एक दिन आ गए तो सरकार को भी मजबूर होकर निर्णय लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले कृषि कानून आया था देश में, उस कृषि कानून के खिलाफ जब देश भर के किसान लोग आंदोलन करने लगे तो एक दिन लगभग साल भर आंदोलन चला। आपको याद होगा, हम उदाहरण के लिए बता रहे, देश भर के किसान लोग जब आंदोलन करने लगे, पंजाब हरियाणा के लोग ज्यादा आंदोलन कर रहे थे। जब किसानों का आंदोलन उस रूप में उग्र हुआ तब भारत के प्रधानमंत्री को आकर कहना पड़ा मीडिया के सामने कि हमसे भूल हो गई है, इस कानून को हम वापस लेने का काम करते हैं। कहना पड़ा था कि नहीं कहना पड़ा था? तो आप सजग रहिएगा तो कोई निर्णय आपके खिलाफ गलत नहीं होगा। और सोए रहिएगा, माता बहनें यहाँ बैठी हुई है, आई होंगी घर से, घर में अगर खाना बनाकर आई होंगी, रोटी सब्जी बनाकर आई होंगी, अगर घर में भी सजग नहीं रहिएगा तो बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, रोटी सब्जी बनाकर रख दीजिएगा और पीछे से बिलैया आकर रोटी सब्जी आपका खा जाएगी। खा जाती है कि नहीं खा जाती है? तो सजग नहीं रहिएगा तो बिल्ली रोटी सब्जी जब खा जाती है तो सजग नहीं रहने का यह परिणाम। और सजग रहिएगा तो बाघ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो कोई अगर कहता है कि संविधान बदल जाएगा, गलत है। जब तक भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पिछड़ा समाज का बेटा बैठा हुआ है, संविधान को बदलने का काम कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। तो इसको ध्यान रखिए। और साथ ही साथ आप उपेंद्र कुशवाहा जैसा वकील अगर रखिएगा तो हमने तो पहले भी किया है, हम सिर्फ बोल नहीं रहे। बहुत सारे लोगों को याद होगा, हम पिछली बार भी एनडीए गठबंधन में मंत्री हुए थे। एनडीए गठबंधन में मंत्री रहते हुए अभी कई साथी यहाँ से बोल रहे थे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज के बहाली की प्रक्रिया है, आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, नीचे के कोर्ट की बात हम नहीं कर रहे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज जो बहाली की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का परिणाम है कि दलित परिवार का, अति पिछड़ा परिवार का, पिछड़ा परिवार का एकाध कभी जज बन जाता है किसी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, जज नहीं बन पाता, जज नहीं बन पाता। और सिर्फ दलित और पिछड़ा की बात क्या कहिए, जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत कोई ब्राह्मण भूमिहार परिवार का भी जिसकी कोई पहुंच नहीं है या पहले से कोई उसके परिवार का संबंध में कोई जज नहीं है, उसके पास कोई पॉलिटिकल पहुंच उस तरह की नहीं है, गरीब परिवार का अगर कोई अपर कास्ट का भी विद्यार्थी चाहे पढ़ने में कितना भी तेज हो, वह भी चाहे कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाए, तो उनके लिए भी जज बनने का रास्ता खुला हुआ नहीं बन सकता। और यही कारण है कि देश भर में 250-300 परिवार के लोग ही अभी तक अधिकांशतः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन रहे हैं। नहीं है आपके लोग जज, नहीं है पिछड़ा समाज के लोग जज, दलित समाज के लोग जज। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं है तो आपको न्याय कहां से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा न्याय। और यह बात हम आज नहीं बोल रहे, पहली बार जब भारत सरकार में मंत्री थे, मंत्री रहते हुए पार्लियामेंट में हमने इस सवाल को उठाने का काम किया था। जब हम बोलने लगे थे उस समय इस कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ, तब कई हमारे अगल बगल जो दूसरी पार्टी के हमारे मित्र सांसद थे, उन लोगों ने मुझको टोका और कहा कि आप तो मंत्री हैं फिर भी आप बोल रहे हैं। हमने उस समय पार्लियामेंट में कहा था कि भैया हम मंत्री बाद में हैं, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, जिन लोगों ने मुझको भेजा है, जिन लोगों ने ताकत दी है, जिस विचारधारा के आधार पर हम पार्टी चलाते हैं, उस विचारधारा को हम प्राथमिकता के आधार पर, हमारे लिए वह विचारधारा पहले है, मंत्री पद हमारे लिए बाद में, हमने वो कहा। और इस विषय को हमने सबसे पहली बार उठाने का काम किया। और इसका कारण है कि हम चाहे गठबंधन में जहां भी रहे, हम अपनी विचारधारा के साथ कभी समझौता हमने न किया है और न आगे कभी विचारधारा के साथ हम समझौता करने वाले। और इसलिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों से प्रेरणा पाकर उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में आया है। और उन लोगों ने सिखाया है, जगदेव बाबू ने सिखाया
जड्डा कर्पूरी ठाकुर ने सिखाया, बाद में डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग, लोहिया जैसे लोगों को पढ़कर हम लोगों ने सीखा कि गरीबों की बात सबसे पहले करने का काम करना, राजनीति में रहना है। वह हमारी विचारधारा है। तो इस विचारधारा के साथ हम कभी समझौता नहीं करने वाले। हम आपसे आग्रह कर